जो कैपिटलिज्म है उसको मैंने इस तरीके से देखा है, स्वतंत्रता, कि आप हम्म वहाँ स्वतंत्र हैं, आप स्वयं के मालिक हैं, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं आप उसके मालिक हैं। मतलब आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई आपको किसी चीज की नैतिकता की जरूरत नहीं है, आपको किसी सरकार की जरूरत नहीं है। आप कुछ हम्म। भी कार्य कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और उसमें एक चीज ये है कि आप शोषण नहीं कर रहे हैं, यानी आप उपयोग कर रहे हैं चीजों का। यस यस, अगर आप मतलब केवल शोषण एक ही करेंगे, कंडीशन है। हाँ, जी जी। हाँ जी, हाँ, अगर आप उसमें शोषण आ जाता है तो वो फिर कैपिटलिज्म नहीं रहता। ओके ओके। बहुत बढ़िया। शोषण की भावना से रहित होकर अगर आप सिर्फ उपयोग की भावना से, स्वतंत्रता से कुछ कार्य कर रहे हैं, तो कैपिटलिज्म। हम्म। आशा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, कैपिटलिज्म क्या है? जी, जैसे स्वतंत्रता, जैसे एक ही व्यक्ति का आधिपत्य होता है, उस पे किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं होता, भी सरकार हम्म। का या किसी संस्था का। हम्म। तो ऐसा समझ आया मुझे। ओके। विश्वजीत, आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज कैपिटलिज्म? पूंजीवाद क्या है? प्रोडक्शन के नियम पे व्यक्तिगत हाँ समाज का व्यक्तिगत नियंत्रण। हाँ। ओके। राजेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सफर कर रहा हूँ, आवाज नहीं आएगी। नहीं आएगी, नहीं आएगी। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए, पूंजीवाद को लेके आप सबने जो कुछ बात बताई उसकी डायरेक्शन तो ठीक है, पर मुझे ये लगा कि आप में से अभी तक किसी को स्पेसिफिकली नहीं पता है, तो थोड़ा मैं उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालूंगा। कि देखिए, आप में से किसी सज्जन ने ये कहा था कि भाई, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका मालिक व्यक्ति हो जाए, पर हकीकत ये नहीं है। उदाहरण के लिए, पूंजीवाद को समझने के लिए आपको पहले प्रोडक्शन में क्या क्या लगता है वो समझना पड़ेगा। प्रोडक्शन के अंदर जो बुनियादी चीजें लगती है, जैसे श्रम लगता है, संसाधन लगता है, ज्ञान लगता है, और मुद्रा लगती है। अब आप में से कई लोग मुद्रा और पूंजी ये दोनों को एक दूसरे का पर्याय बनाते होंगे, जो कि पूर्णतः ठीक नहीं है। क्योंकि आपका श्रम भी आपकी पूंजी है, आपका ज्ञान भी आपकी पूंजी है, आपका संसाधन भी आपकी पूंजी है, और मुद्रा भी आपकी पूंजी है। तो पूंजी जो है वो चार है। अब ये चार में से यदि आपने मुद्रा को ही केवल पूंजी मान लिया है तो आगे थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुद्रा जो है वो तो पूंजी है ही, पर केवल मुद्रा पूंजी नहीं है। श्रम भी पूंजी है, संसाधन भी पूंजी है, और ज्ञान भी पूंजी है। तो मेरा कहना यह है कि ये जो चार चीजें हैं जो कि किसी भी प्रोडक्शन की बुनियाद है। कोई भी चीज यदि आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उस प्रोडक्शन के लिए इन चारों चीजों का होना अनिवार्य है। इन चारों चीजों में से यदि एक भी चीज नहीं होगी तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं। आप इसको इस तरह से समझिए कि जब ये चार चीजें, अब ये चार चीजों को भारतीय शास्त्र में जो जो वर्ण व्यवस्था थी कि भाई ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वही श्रम, संसाधन, ज्ञान और मुद्रा है। तो भारतीय समाजों में यदि आप हिस्टोरिकली उसको किसी खास बुक के संदर्भ में नहीं, कल्चर के संदर्भ में अगर आप देखने जाएंगे तो पता ये चलेगा कि ये चारों वर्ण जो है वो भारत की भूमि के हर एक कोनों में अवेलेबल थे। कहीं ऐसा नहीं था कि केवल शूद्र थे या केवल ब्राह्मण थे या केवल क्षत्रिय थे या केवल वैश्य थे। क्योंकि शायद ये समाज रचना करने वालों ने या इसको पहचानने वालों ने उस नियम को जान लिया था कि यदि ये चार चीजें इकट्ठा नहीं हुई तो प्रोडक्शन होगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इन चार चीजों को इकट्ठा करने की हमको मेहनत नहीं करनी है। ये चार चीजों को पता ही है। उदाहरण के लिए, मेरे पास श्रम हो, आप में से किसी के पास संसाधन हो, आप में से किसी के पास ज्ञान हो, और आप में से किसी के पास मुद्रा हो, और ये चार व्यक्तियों को यदि डंडे मार के इकट्ठे ना किया जाए, पर उनको चारों को पता हो कि हमारे इकट्ठे हुए बिना हम एक सुई भी नहीं बना सकते, तो क्या अब ये चार व्यक्तियों को डंडे मारना, कोई नियम समझाना, इसकी कोई आवश्यकता रहेगी? आप सभी से केवल मैं हाँ या ना में उत्तर चाहूंगा। मैं एक बार प्रश्न रिपीट कर देता हूँ, आप सबको केवल हाँ या ना बताना है कि भाई ये चार चीजें जो है, उस चार चीजों को आप चार व्यक्ति की तरह देखिए कि एक व्यक्ति जिसके पास श्रम है, एक व्यक्ति जिसके पास संसाधन है, एक व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है,
और एक व्यक्ति जिसके पास मुद्रा है, यदि ये चारों को ये पता हो कि हमारे हाथ मिलाए बिना प्रोडक्शन नहीं होगा, तो क्या अब किसी नियम कानून की या किसी डंडे की जरूरत रहेगी? हाँ अथवा ना? कैलाश जी आप बताइए, जरूरत रहेगी? नहीं है। संजय जी आप बताइए। नहीं रहेगी। आरके जी आप तो सो गए हैं तो आप नहीं बता सकते। अमोल जी आप बताइए। ना ना नहीं रहेगी। अंकुश जी आप कहिए। अंकुश जी यदि सुन पा रहे हैं तो आप बताइए हाँ अथवा ना। रौनक जी आप बताइए। नहीं। आशा जी आप क्या कहेंगी? नहीं। विश्वजीत आप? राजेंद्र जी केवल माइक ऑन करके हाँ या ना बता दीजिए बस। नहीं रहेगी। ओके, मतलब कि आप में से अंकुश जी के अलावा सारे लोगों ने उत्तर दिया है, तो हम ये समझ सकते हैं कि यदि इस चीज का पता पूरी मानवता को चले कि भैया श्रम संसाधन ज्ञान और मुद्रा जो है उनको एक दूसरे की जरूरत है ही, एक दूसरे की जरूरत के बिना ना श्रम अकेला कुछ कर सकता है, ना ज्ञान अकेला कुछ कर सकता है, ना संसाधन अकेला कुछ कर सकता है, ना मुद्रा अकेली कुछ कर सकती है। तो जब ये अकेला कुछ कर ही नहीं सकता, तो अब इनको साथ में लाने के लिए, सिस्टम में बिठाने के लिए ना तो आपको किसी डंडे की आवश्यकता है, ना तो आपको किसी खास प्रकार के नियम या नियमावली की आवश्यकता है। आपकी संधि हो सकती है और संधि के नियम आप पे छोड़े जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर व्यवस्थापक को ये पता चल जाए कि भाई अब इसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है, तो आपको खामखा डंडा लगाने की या खामखा नियम बनाने की या खामखा दबाव करने की जरूरत यहाँ समाप्त हो जाती है। तो ऐसी कोई व्यवस्था है, उसको पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद का अर्थ ये हुआ कि ये चारों चीजें जो है उसकी मालकियत व्यक्ति के हाथ में रहने दो। व्यक्ति को दो नहीं, ऐसा नहीं कि भाई इसकी मालकियत व्यक्ति को दे दो, देना नहीं है, वो ऑलरेडी है ही। बस वो जो है उस चीज में अड़ंगा नहीं डालना है, क्योंकि उसके पीछे जो ऊर्जा का नियम है वो तय कर ही लेता है। भाई जमीन के ऊपर किसकी मालकियत हो वो एक्चुअली कब्जे से तय होता है। कानूनी रूप से भी आप अगर गहराई से देखेंगे तो उसमें कब्जे का ही गणित है। पर अनफॉर्चुनेटली अभी के जो कानून आपको समझाए जाते हैं या बताए जाते हैं वो कुछ और तरीके से बताए जाते हैं। बाकी दुनिया के अंदर शक्ति का नियम चलता ही है। आपके हाथ में कोई चीज है तो उसके मालिक आप है, पर मालिक बनने के साथ साथ उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। यदि उस जिम्मेदारी को आपका ही रखा जाए तो उसके कारण शुरू शुरू में ये लगेगा कि इसके कारण अराजकता फैलेगी, पर अनफॉर्चुनेटली ये अराजकता फैलेगी, ये प्रेडिक्शन अपने आप में विकृत है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जंगल में विकृति होती। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जंगल में कोई विकृति नहीं है, मानव समाजों में विकृति है। क्यों? क्योंकि मानव समाज को अननेसेसरी नियम में बांधने की कोशिश हुई है। तो ये नियम में बांधने की कोशिश से अगर व्यवस्था अपने आप को मुक्त कर ले तो उस व्यवस्था का नाम पूंजीवाद है। तो पूंजीवाद का अर्थ ये होता है कि श्रम संसाधन ज्ञान और मुद्रा की मालकियत जो है वो व्यक्तिगत रहेगी। ये व्यक्तिगत मालकियत इसलिए जरूरी है क्योंकि ये चारों को पता है कि बिना सहयोग के कोई कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर सकता। आपको खेत में, यदि आपका खेत है भी तो भी उसमें अनाज पकाना है, तो उस अनाज पकाने के लिए आपको श्रम संसाधन ज्ञान और मुद्रा चारों को एक साथ लाना ही पड़ेगा। अगर ये चारों को एक साथ लाना अनिवार्य है तो भ्रम की स्थिति बनाने की एक्चुअल में जरूरत नहीं है। पर अनफॉर्चुनेटली ये पूरी व्यवस्था जो है वो असूरी है, इसलिए भ्रम की स्थिति बनती है, इसलिए दबाव की स्थिति बनती है, और आगे जाके ये आनुवंशिकता को चेंज करने की भी स्थिति बनती है। तो इसलिए आपको आगाह करने के लिए ये पूरे कार्यक्रम का डिजाइन किया गया है। अब इसके साथ साथ हम थोड़ा ओशो का संदर्भ देखेंगे। तो ओशो, आप हो सकता है आप में से काफी लोगों ने उनको पढ़ा हो, सुना हो, समझा हो, शिविर अटेंड किया हो, कुछ भी किया हो। तो जरा संक्षेप में आप लोग मुझे बता पाए तो बताए कि ओशो का पूरा जो जीवन चरित्र है या उसका पूरा जो दर्शन है, वो जो समाज को समझाना चाहते थे, अगर उसको आप एकदम लिमिटेड शब्दों में, मतलब कि एक दो लाइन से ज्यादा मत कहिएगा, तो आपने क्या समझा है कि ओशो की मूल विचारधारा क्या थी? कैलाश जी आप बताएं। उनका था कि जीवन नित्य नया है, माने वो कॉन्स्टेंट प्रीवियसली कुछ लेके नहीं करते, वो नया पूरा है।
ओके, संजय जी आप क्या समझते हैं? ओशो जी ने ऐसा कहा है कि तुम जो हो वो बनने की कोशिश करो, बस। ओके ओके, आर के जी आप क्या कहेंगे? आर के जी तो सो रहे हैं। अमोल जी आप क्या कहते हैं? ओशो का पूरा जो जीवन चरित्र है या उनका जो दर्शन है, उसको यदि एक लाइन में कहना हो तो क्या कहेंगे? हाँ, उन्होंने तो समझो एक उनका जो मैंने जितना उनको सुना है, उन्होंने कहा कि भाई तुम लोगों की मान्यताओं के ऊपर मत जियो, तुमको जो अच्छा लगता है वो करो। और ज्यादा पहले वो ऐसे संत या गुरु थे कि उन्होंने सेक्स के बारे में भी खुल के बताया कि भाई अ, इसकी निंदा उन्होंने नहीं की कम से कम। और एक बात आपके माध्यम से ये पता चली कि समाजवाद से सावधान ये तो मैंने उनकी किताब भी नहीं पढ़ी, लेकिन ये एक बात आपके माध्यम से पता चली कि भाई यहाँ तक भी उनकी सोच थी। ओके ओके, बहुत बढ़िया। जी अंकुश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? ओशो ने हमेशा बाहरी आरोपित किसी भी चीज को एक सिरे से खंडित किया। जो भी आरोपित था, उन्होंने जी हमेशा अपने जो मूल स्वभाव की बात की कि जो ओके तुम्हारा है, जो तुम हो, अगर तुम उसको लेकर के जागरूक हो तो ठीक है, अन्यथा किसी भी, और इसको लेकर के खास करके जैसे इन्होंने अमूल जी ने भी बात कही, तो आरोपित कोई भी चीज, चाहे वो समाज को लेकर के हो, धर्म को लेकर के हो, और उस समय पे जो प्रासंगिक था जो चीजें, तो उस विषय को लेकर के ओशो ने बड़ी ही प्रखर बात कही है। और ये मतलब कम शब्दों में चूंकि आपने कहा है, तो मुझे लगता है कि मूल स्वभाव के ऊपर में बात कही है, बिना आरोपित, बाह्य ओके किसी का प्रभाव नहीं, बाह्य किसी का आरोपण नहीं, शुद्धात्म शुद्ध जो तुम्हारा मूल स्वभाव है, बस उसके साथ में तुम जियो और जीवंत रहो। जी ओके जी रोनित जी आप क्या कहेंगे? ओशो दर्शन को आप कैसे एक दो लाइन में कहते हैं? आपने जो भी समझा पढ़ा सुना हो। देखिए, ओशो के बारे में हमने बहुत से विषय के बारे में पढ़ा है, लेकिन मैं बड़े ही कम शब्दों में, या आप ये मान के चलिए मैं सिर्फ एक शब्द में अगर ओशो का पूरा उसको डिफाइन करूँ, उसमें सब कुछ आ सकता है। सेक्स हो या फिर आपका ये हाँ कैपिटलिज्म हो, सब कुछ आ सकता है, वो कहीं भी लगाओगे आपको। एक शब्द ये है स्वतंत्रता। ओशो ने ये ओके, चाहा कि आप स्वतंत्र रहें बस। बहुत बहुत बढ़िया। जी आशा जी आप क्या कहेंगी? जी मेरा भी यही शब्द था जो रौनक भाई ने बोला, स्वतंत्रता सभी अच्छा विषयों में। आप दोनों हरियाणा से है तो पेपर लीक हो गया फिर। जी हाँ, मेरा ही शब्द छीन लिया इन्होंने मेरे से पहले। स्वतंत्रता। जी 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 बहुत बढ़िया। राजेंद्र जी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कहिए, अगर कैसे नहीं आएगी आवाज, छोड़िए छोड़िए, बात में नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। जी विश्वजीत आप कुछ कहेंगे? मिस्टर विश्वजीत यदि जाग रहे हैं तो कहिए। आर के जी आप कुछ कहना चाहेंगे कि ओशो दर्शन को आप कैसे देखते हैं, अगर एक दो लाइन में बता पाए? ओशो दर्शन मैं पढ़ा ही नहीं हूँ। ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मैं अब देखिए बताता हूँ। हाँ जी विश्वजीत यस। ओशो को मैं जितना सुना हूँ उसमें तो मुझे समझ में कुछ नहीं आया, बस ध्यान के बारे में। ध्यान करो और मस्त रहो, और क्या। ओके ओके, तो देखिए ओशो को यहाँ बीच में लाने की जो आवश्यकता है वो कैपिटलिज्म का जो ये हमारा 7 दिन अभी उसके ऊपर बात होगी, उसमें शुरुआत हम ओशो से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले मतलब कम से कम 100 सालों में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने जीवन के बाबत एकदम खुल्लम खुल्ला बात की, व्यवस्था के बाबत, जीवन के बाबत, समाज के बाबत, राजनीति के बाबत। तो उनका अगर आप कोई भी प्रवचन चाहे पढ़ दिए मतलब सुन चुके हो तो एक बार कभी सुनने की फिर से कोशिश करिएगा मेरे ये शब्दों को सुनने के बाद, कि भाई उन्होंने जितने भी, चाहे उनके पुस्तक हो, चाहे उनके व्याख्यान हो, चाहे उनका कोई भी मटेरियल हो, तो उसमें उनका जो मूल बिंदु था वो स्वतंत्रता था। और साथ में अब ये दूसरा जो चीज है उसको समझने के लिए आपको थोड़ी अपनी अंतर्दृष्टि भी लगानी पड़ेगी कि भाई स्वतंत्रता मूल स्वभाव है, उसके साथ साथ वो शायद ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहने की थोड़ी हिम्मत दिखाई थी कि उस स्वतंत्रता के ऊपर हमले होते हैं। और वो हमले उन्होंने, अब मैं जैसे बात कर रहा हूँ ऐसा किसी एक किताब में आपको नहीं मिलेगा, पर आप अगर उनकी बहुत सारी किताबों को या बहुत सारी मतलब मटेरियल को देख के अगर आप कुछ निष्कर्ष निकालेंगे
तो शायद ये आपको मेरी बात समझ में आए कि उन्होंने स्वतंत्रता को आपके मूल स्वभाव कह के उसकी प्रशंसा की, उसको प्रोटेक्ट करने की बात की, पर साथ में ये भी कहा कि इसके ऊपर 3 प्रकार के हमले होते हैं। एक हमला जो है वो व्यक्ति खुद करता है, दूसरा हमला जो है वो समाज करता है और तीसरा हमला जो है वो राजनीति करती है। व्यक्ति जो खुद हमला करता है उसको मैं इस तरह से परिभाषित करता हूँ, हालाँकि अब आपको लगेगा कि मैं अपने विचार कह रहा हूँ, पर हकीकत में ये ओशो ने इनडायरेक्टली कहा है। मैं जितना स्पष्ट रूप से और जितना कम से कम शब्दों का उपयोग करके बता रहा हूँ, क्योंकि ओशो ने तो बहुत घंटे 10,000 20,000 घंटे तक बोला है, पर उन सबका अगर आप निचोड़ लें कि भाई वो आखिर कहना क्या चाहते थे, तो शायद आपको भी ये समझ में आए कि वो कहना तो शायद यही चाहते थे, पर इतना प्रखरता से या इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कहने में, हालांकि उन्होंने बड़ी स्पष्टता से बात करी है, पर इतना स्पष्टता से कहने में एक ही किताब में आपको नहीं मिलेगा। पर सारी किताबों का अगर कोई निचोड़ निकाल पाएगा तो शायद आप इसी नतीजे पर आएंगे कि वो कहते थे कि व्यक्ति उस स्वतंत्रता पर पहले तो खुद हमला करता है, और खुद हमले को उन्होंने मनोवैज्ञानिक तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की थी कि जब व्यक्ति अपनी स्वेच्छा को दबाता है, अपनी खुद की जो इच्छा है उसको वो सही और गलत में बांटना जब शुरू कर देता है, तो वहां से तनाव पैदा होता है, वहां से एंजाइटी पैदा होती है, वहां से वो बेचैनी पैदा होती है। तो आज पूरी दुनिया जो है वो बेचैन है। उस बेचैनी का ओशो ने बड़ा एकदम तार्किक और एकदम सिंपल सा बताया था कि भाई व्यक्ति अपने विचारों को ना बांटे। व्यक्ति अपने विचारों को सही और गलत में जैसे ही बांटने की कोशिश करता है, तो या तो वो जो विचार को सही समझ रहा है उसके पीछे भागेगा, या तो जिसको गलत मान रहा है उससे दूर भागने की कोशिश करेगा। तो उससे एक किस्म की बेचैनी बढ़ेगी उसकी। तो ये जो मॉडर्न जो बीमारियां है जिसे डिप्रेशन एंजाइटी कहते हैं, उसका मूल यहाँ पर है। उसको मैं ओशो के साथ इसलिए रिलेट करता हूँ क्योंकि अगर आप ओशो को जानेंगे समझेंगे पढ़ेंगे तो शायद आपको भी ये बातें क्लियर होती रहे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर सबसे पहला हमला वो खुद करता है। यदि वो ये हमला रोक दे, इस हमले को रोकने के लिए आपको किसी तीसरी पार्टी की आवश्यकता नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं कि यदि आप इस हमले को रोक ले तो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी, मतलब कि मानसिक रूप से आपको बीमार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानसिक रूप से बीमार करने की जो पूंजी है वो आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। उसी हिसाब से दूसरा जो हमला है वो सामाजिक हमला है। तो समाज के जो हमले को मैं कहता हूँ कि फ्री सेक्स के ऊपर जो समाज ने हमला किया है। फ्री सेक्स का मतलब ये होता है कि दो व्यक्ति को यदि एक दूसरे के साथ संभोग करना है तो तीसरे व्यक्ति के सर्टिफिकेट की, अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो दो व्यक्ति राजी है तो अब वो दो व्यक्ति क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्या दोनों में से किसी की शादी है या नहीं है, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें गौण है। और इसके ऊपर समाज ने हमेशा से एक पर्दा डालने की, इसको रोकने की डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोशिश की है। और उसको ओशो कहते हैं कि ये नैतिकता और अनैतिकता में बांटना हुआ। मतलब कि सेक्स जो है वो फ्री है। फ्री सेक्स का मतलब ये हुआ कि अगर दो व्यक्ति की मर्जी है तो वो करेंगे ही, चाहे वो छुप छुप के करे, चाहे वो आपके सामने करे, चाहे वो नंगा नाच करे, चाहे वो कमरे के अंदर करे, कुछ भी करे। अगर समाज अपनी ऊर्जा को इसको नैतिक अनैतिक में बांटने से बचा ले, रोक ले, तो उसका परिणाम ये आएगा कि समाज में रेप और होमोसेक्सुअलिटी आगे नहीं बढ़ेंगे। सेक्स और होमोसेक्सुअलिटी को रोकने का एकमात्र तरीका ये है कि सेक्स को नैतिक और अनैतिक में बांटना बंद कीजिए, क्योंकि सेक्स जो है वो फ्री है। फ्री का मतलब मुफ्त नहीं होता, फ्री का मतलब मर्जी होता है। तो फ्री सेक्स जो है उसके ओशो समर्थक थे, फ्री विल के भी वो समर्थक थे। इतना आपको पता है। पर अब जो तीसरी चीज मैं कहने जा रहा हूँ वो शायद आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये ओशो ने कहा था या मैं कह रहा हूँ, तो आपको जैसे समझ में आए वैसे समझ लीजिए। पर मेरे हिसाब से ओशो भी इस चीज की वकालत करते थे, इसीलिए वो समाजवाद से सावधान पुस्तक लिख पाए या मतलब बोल पाए। तो अगर आपने वो समाजवाद से सावधान पुस्तक को पढ़ा है, सुना है, तो शायद आपको मेरी बात समझ में आएगी। वरना हो सकता है कि आपको ये लगे कि मैं ओशो का नाम लेके अपनी बात कर रहा हूँ। हालांकि बात वो मैं कहूँ या वो कहे या कोई और कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो तीसरी स्वतंत्रता पे हमले की उन्होंने बात की है, वो बात ऐसी थी कि भाई मार्केट के ऊपर एक हमला होता है। मतलब वो हमला जो है वो राजनीति करती है, वो हमला जो है वो नियम कानून करते हैं। और वो हमले में उन्होंने ये कहा कि भाई मार्केट को फ्री रहने देना चाहिए। फ्री मार्केट, जैसे फ्री सेक्स का मतलब दो व्यक्तियों के बीच के संभोग में बीच में नहीं आना है, उसी हिसाब से फ्री मार्केट का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, एक होता है मैन्युफैक्चरर और एक होता है कंज्यूमर। तो इस मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर
अथवा इसको दूसरे शब्दों में बायर और सेलर कहिए, कि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं और मैं उसे लेना चाहता हूं, तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसको तय करने का जो आखिरी निर्णय है वो आपका और मेरा ही हो सकता है। उसमें किसी थर्ड पार्टी के निर्णय की या हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये हस्तक्षेप बढ़ेगा वो आपकी स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाएगा। ओशो ने ये, थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए कि ओशो ने ये कहा था, पर ये थोड़ा इनडायरेक्ट आपको समझना है। समाजवाद से सावधान पुस्तक को कभी थोड़ा क्या में उन्होंने क्या किया उसको जरा थोड़ा आगे गहराई से सोचेंगे तो हो सकता है कि आपको मेरी बातें समझ में आए। तो फ्री मार्केट को समर्थन देने वाले वो व्यक्ति थे, क्योंकि फ्री मार्केट यदि फ्री नहीं रहा तो उसके ऊपर जो भी दबाव आएगा उस दबाव के कारण समाज के अंदर शोषण पैदा होगा और भ्रष्टाचार पैदा होगा। तो अगर दुनिया भ्रष्टाचार और शोषण से परेशान है तो उसको सोर्स तक जाना पड़ेगा कि ये शोषण और भ्रष्टाचार पैदा कहाँ से होता है। तो पैदा वो वहां से होता है जहां पर आप फ्री मार्केट को लीगल और इलीगल में बांटते हैं। जैसे व्यक्ति यदि अपने विचारों को सही और गलत में बांटता है तो उसके कारण एंजाइटी और डिप्रेशन आता है। समाज यदि फ्री सेक्स को नैतिक और अनैतिक में बांटता है तो उसके कारण रेप और होमोसेक्सुअलिटी जैसी सामाजिक कुरीतियां बन जाती है। और ठीक वैसे ही यदि राजनीति जो है वो बिजनेस एक्टिविटी, मतलब कि बाइंग एंड सेलिंग, कंज्यूमिंग एंड प्रोड्यूसिंग, उसको यदि लीगल और इलीगल में बांटे तो उसके कारण शोषण और भ्रष्टाचार पैदा होता है। तो ये ओशो की पूरे जीवन दर्शन को मैंने 3 लाइन में बताने की कोशिश की है कि स्वतंत्रता के वो समर्थक थे, क्योंकि स्वतंत्रता व्यक्ति का मूल स्वभाव है और उस मूल स्वभाव के और ऊपर 3 तरह से हमला होता है। एक व्यक्ति खुद करता है, दूसरा समाज करता है, तीसरा राजनीति करती है। व्यक्ति के हमले के कारण उसका एंग्जाइटी और डिप्रेशन आता है, समाज के हमले के कारण रेप और होमोसेक्सुअलिटी बढ़ते हैं, और राजनीतिक हमले के कारण भ्रष्टाचार और शोषण बढ़ता है। आप सबसे प्रतिक्रिया चाहूंगा कि ये ओशो दर्शन को मैंने बहुत संक्षेप में जो कहा, क्या उसमें से आपको एक भी चीज ऐसी है जो व्यवहारिक ना लगी हो? कैलाश जी, आपसे शुरू करेंगे। नहीं, ये पूरा फैक्ट ही है, ये फैक्ट ही है, वो जो बताए हैं वो फैक्ट ही पूरा। जी जी, संजय जी आप क्या कहेंगे? बिल्कुल व्यवहारिक बात है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ओशो का नाम लेके मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है? नहीं कि नहीं नहीं, बराबर। आप शायद ओशो के समर्थक है या आपने दीक्षा वीक्षा भी ले रखी है, तो मैं जो बात कर रहा हूँ क्या ओशो वही बात कर रहे हैं या मैं थोड़ा घुमा फिरा के बात कर रहा हूँ? नहीं नहीं, बराबर बात कर रहे हैं आप। ओ, हम्म, मतलब कि ओशो ने ऐसा कहा है या मैं अपनी बात कर रहा हूँ और नाम ओशो का ले रहा हूँ? नहीं नहीं, ओशो ने ही ऐसा कहा है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। जी अमोल जी क्या कहेंगे?